अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नेशनल गेम्स जारी हैं और उसमें मेडल्स की जंग भी जारी है और इस मेडल की जंग में सबसे टॉप पे पाकिस्तान आर्मी है। उनकी मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, वो टेबल टॉपर्स भी हैं। तो बड़े एक्साइटिंग मुकाबले चल रहे हैं और आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट इसी वजह से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो क्या क्या इन्होंने पाकिस्तान के लिए रेसलिंग में रिप्रेजेंट नहीं किया, कहाँ कहाँ मेडल नहीं जीते, इसमें से मेन जो चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड बीच रेसलिंग, आप समझ ही गए होंगे। रेसलर इनाम बट हमारे साथ हैं। इनाम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनाम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतने सारे मुकाबले आप जीत चुके हैं, मेडल्स जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नाम आपने हमेशा रोशन किया है, अभी नेशनल गेम्स चल रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है, पहले तो इस बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। जब भी मौका मिला पाकिस्तान के लिए खेला और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया और बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को, कि इतने बड़े लेवल पर मुकाबला करवाया जा रहा है और तमाम गेम के खिलाड़ी खेल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल यंगस्टर के साथ मुकाबले खेल रहे हैं, यंग टैलेंट सामने आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इस लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। इनाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इनाम खेल भी रहे हैं और अपने वालिद साहब के साथ मिलकर एक नई जनरेशन ऑफ रेसलर्स को तैयार भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर हम आएंगे इनाम, लेकिन शुरू में जानना चाहूँगा शुरुआत से कि रेसलिंग आपने किसको देख के शुरू की। मतलब ये आइडिया आना पाकिस्तान में, लोग क्रिकेट की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरे खेल हैं, लेकिन रेसलिंग किसको देख के शुरू की थी? देखिए, बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो गुजरांवाला से है और गुजरांवाला में बच्चे जो है ना वो खिलौनों से नहीं खेलते, वो पहलवानी करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 5th जनरेशन है वो रेसलिंग में दाखिल हो चुकी है इस वक्त और मेरे दादा भी पहलवान थे, मेरे जो परदादा हैं वो भी पहलवान थे, वालिद भी पहलवान थे। तो बेसिकली एक पहलवानी ख़ानदान से तल्लक है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे ताए चचा के घर जाते थे और फिर बच्चों की कुश्तियाँ होती थी और फिर वो एक जोश होता था और हमें स्टोरियाँ सुनाई जाती थी द ग्रेट गामा पहलवान की, कि वो किस तरह पुशअप लगाते थे, किस तरह मेहनत करते थे और पूरी दुनिया में खेलते थे। तो इस जज्बे के साथ बच्चों का माइंडसेट बनाया जाता है और फिर उनको अखाड़े में उतारा जाता है, फिर इस लेवल तक आप नाम रोशन कर पाते। देखिए, आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा, इसी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या अगर कोई लड़का इस तरह से शुरू करना चाह रहा है तो वो सहूलियात मौजूद हैं, क्या उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए गुजरांवाला की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने इस चीज़ को, इस जो एक ज़ेन माइंड सेट है कि सिर्फ पहलवान का बच्चा पहलवान बन सकता है, इसको हमने ब्रेक किया है। हमने वहाँ पर जितने स्कूल हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं, जितने कॉलेजेस हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं और बिल्कुल ऐसे घराने जो बिल्कुल पहलवानी से वाबस्ता नहीं है, जिसे हम मम्मी डैडी टाइप कहते हैं, तो वो भी अब आगे रेसलिंग सीख रहे हैं। और जो हुकूमत वक्त है उन्होंने पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड गुजरांवाला में एक बड़ी शानदार अकेडमी बनाई, तो वो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है और काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ बच्चों को तैयार किया है और हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल मेरे साथ जाकर इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ देखने वालों को ये भी बता दूं कि अभी कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया है और उसके बाद कमाल की बात यह है कि बनते ही कोई 4 मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स, और मामूली मुकाबले नहीं हैं, इसमें यूथ गेम्स भी हैं, इसमें इस्लामिक गेम्स भी हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं वो जुलाई में हुए हैं और उसके लिए मैंने सोचा कि अब बहुत ज़रूरी है कि किसी रेसलर को आगे आना चाहिए, तो उसके लिए हमने कम्पीट किया और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी और मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ। और फिर हमारी कोशिश थी कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने अपनी टीम को तैयार किया और गुजरांवाला में हमने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया जी और वहाँ पर उनको तैयारी करवाई। फिर हमने 6 गेम्स जो हुई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मेडल जीता और जस्ट हमारी 3 मेंबर, 2 खिलाड़ी और 1 कोच गया था और हम वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए। उसके बाद यूथ एशियन गेम्स का मुकाबला हुआ और पूरा पाकिस्तान का डिफरेंट गेम्स में कॉन्टीजेंट गया था और जो सिंगल इंडिविजुअल मेडल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेसलिंग में विन किया। उसके बाद अभी जो गेम्स हुई हैं, इस्लामिक गेम्स हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे रेसलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ियों को बीट करते हुए हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा अंडर 20 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल मेडल जीता है।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हमारे जितनी हम एफर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिवार्ड मिल रहा है। अच्छा, आपकी अपनी पर्सनल उससे भी बात करें, और अब आप एज कोच बच्चों को भी सिखा रहे हैं। आपने अमेरिका में, ब्राज़ील में और कहाँ कहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। क्या आपको लगता है कि वो मुकाम आपको मिल पाया है? क्योंकि मुझे याद है आपने एक बार ये भी कहा था कि इतने बड़े बड़े रेसलर्स को हराने के बाद भी मेरा नाम सर्च करो तो वैसे मिलता नहीं है। तो अब कुछ बदला है, अब आपको फील होती है ये चीज़, या अभी भी इसमें इस बात का अफसोस है कि मुझे वो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा? देखिए मैं समझता हूँ कि इंसान को वही वो मिलता है जो उसके नसीब में लिखा जाता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मेरी मेहनत से बहुत हज़ार हा गुना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि जब अब भी मैं अगर नेशनल गेम्स की मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, तो जब बच्चे आके तस्वीर बनाते हैं, मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आके मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह का ख़ास करम है। और हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं हम उस बात पे जो मैं तो सोचता हूँ, आम लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट से और ऐसे कमर्शियल गेम्स, हम तो खैर वन स्पोर्ट नेशन ही समझे जाते हैं, क्रिकेट ही कहूँगा इसलिए, कि वहाँ से जब साइड पे आते हैं किसी दूसरे गेम की तरफ तो उसमें पैसा नहीं है। फाइनेंशियल इशू जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर होगा, सिक्योरिटी होगी, तो ही आदमी अपने गेम पे फोकस कर पाएगा। आपने एक बार कहा था 10 लाख दो मेडल लो, सही है? तो अभी भी ये चीज़ है कि पैसों की कमी है? अगर आपकी हुकूमत की, या जैसे आपने वापडा की नुमाइंदगी की, तो अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो लड़का नहीं कर सकता? कितना खर्चा आता है इसके लिए, कितने पैसे लगते हैं? जी बिल्कुल, देखें हमारे जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, और उसके अलावा वापडा, आर्मी, रेलवेज़ जो है वो खिलाड़ियों को कुछ जॉब्स ऑफर करते हैं, तो इससे दाल दलिया जिसको कहते हैं ना, वो खिलाड़ियों का चल रहा है। लेकिन अगर आपका मकसद है ओलंपिक में मेडल लेना, आपका मकसद है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, तो फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। फिर जो बजट है वो बहुत ज़्यादा थोड़े हैं। फिर आप समझें कि हमारे पास क्रिकेट का कोई 0.5% भी बजट हमारे पास नहीं आता। तो अगर खिलाड़ियों को, सिलेक्टिव खिलाड़ियों को ही, चाहे अगर हम मतलब तमाम गेम्स जो हैं उनमें 2-2, 3-3 खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें और 3-4 साल का एक बड़ा हम पैटर्न सेट करें, जैसे पूरी दुनिया में लोग करते हैं कि ओलंपिक से ओलंपिक रोड मैप बनाना पड़ता है ना। अब देखिए आपके पास तो एक इतनी बड़ी, पाकिस्तान में गेम्स के लिए इतनी बड़ी एक केस स्टडी हो गई अरशद नदीम की, कि अरशद नदीम ने जाके मेडल जीता। क्यों नहीं हम रेसलिंग में कर सकते? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने अभी गुजरांवाला में कैंप लगाया, इसकी बात की, तो आप ये कभी आपकी किसी से इस बारे में बात हुई कि हुकूमत क्यों इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, कि जैसे आपने कहा 3-4 टॉप के लड़कों को तैयार किया जाए फॉर ओलंपिक? और ओलंपिक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एम है, उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा, उसकी तैयारी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल तक पहुंचने में क्या करना है? देखें, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें अपना माइंड सेट बनाना है और उसके साथ भी हमें वसाइल भी पैदा करने हैं। ज़रूरत है रोड मैप की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी कौमें मेडल जीतती हैं ओलंपिक में, जैसे ही 2024 ख़त्म हुआ तो हम यूएसए में थे, तो उस वक़्त उन्होंने 2028 के ओलंपिक का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया कि 3 साल 12 महीने और इतने घंटे और इतने मिनट रह गए हैं। तो इस तरह से कौमें बनती हैं, उनके पास प्रॉपर एक रोड मैप होता है जिसमें उनको फाइनेंस का इशू नहीं होता। उन्होंने जूनियर मुकाबलों से लेकर सीनियर मुकाबलों तक, एशिया चैंपियनशिप से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, और इंटरनेशनल एक्सपोजर खिलाड़ी को देना, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं मिल पाती। तो अगर हम इसको प्रॉपर एक अलाइन करके चीज़ों को चलाएं तो फिर बहुत अच्छा ये कौन कर सकता है और कैसे होगा? इसका इस प्लेटफॉर्म से, स्पोर्ट्स रूम के थ्रू आप ये बताइए कि कैसे पॉसिबल है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका रोड मैप बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये होगा कैसे कि हम ओलंपिक की तैयारी, अगर मैं कहता हूँ आज से शुरू करें, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखें, रोड मैप बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। वो तो मैं आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज से हम देखें कि इंटरनेशनल मुकाबले कितने हैं। हर 3 से 4 माह बाद जिस खिलाड़ी को आप ओलंपिक में देखना चाहते हैं उसको हर 3 माह बाद मुकाबला मिले इंटरनेशनल, और 2 से 3 माह वो ट्रेनिंग करता रहे और वो एट द एंड ओलंपिक तक पहुँच जाएगा। ठीक है, रोड मैप बहुत आसान है। अब ज़रूरत आती है हमें फंड्स की। उसके लिए हमें हुकूमत वक्त की ज़रूरत है। उसके लिए जो हमारे इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर इदारे हैं, और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा हमारे जो कमर्शियल लोग हैं, हमारी जो मल्टीनेशनल कंट्रीज हैं, हाँ जी, कंपनीज हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं,
इनका आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर बिजनेस के घराने बैठे हुए हैं, वो अगर एक खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लें, इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो 2-3 खिलाड़ियों को अगर सिलेक्ट कर लें और मिलकर ये जब हम काम करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का होगा और जिसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर होगा, तो डेफिनेटली बेशुमार अरशद पैदा किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो प्लान्स हैं, वो बहुत शानदार हैं। उम्मीद करता हूँ उस प्रोग्राम के थ्रू आगे आपको इन कामों के लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे। प्रो हॉकी लीग के हवाले से बात होगी। शुरुआत में हमें हॉलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था। उस पर बात होगी ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। बात करेंगे प्रो हॉकी लीग की। प्रो हॉकी लीग खेलना पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन ऑब्वियसली शुरुआत ही इतनी ख़तरनाक टीम हॉलैंड से हुई। 5-2 से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान ये बताइएगा मुझे कि अभी ऑब्वियसली प्रो हॉकी लीग खेलना, मैं यही बता रहा था नाजरीन को कि बड़े एजाज़ की बात है। हमारे लिए ये भी एक अचीवमेंट है कि हमें ये मौका मिल रहा है। जाहिर है आप एक दिन में जाके हॉलैंड को हराना ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले आज आपको कैसा लगा? देखिए, फॉरवर्ड लाइन ने, इस पर कोई डाउट नहीं है कि फॉरवर्ड लाइन ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, मूव्स भी बहुत अच्छी बनाई हैं और हॉलैंड के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करना भी जो है वो एक अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। उसका रीजन ये है कि हम बड़ी देर से ऐसी टॉप वर्ल्ड टीमों के अगेंस्ट खेले ही नहीं है ना किसी जगह पे भी। तो मेरे ख्याल से तो मुझे फॉरवर्ड लाइन के अंदर जो है स्पार्क नजर आया। आपके जो 1-2 प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा उन्होंने पेनिट्रेट किया है। राना वहीद है, उसके अंदर हनान शाहिद है, जिन्होंने बड़ा अच्छा पेनिट्रेट करके मूव्स बनाई हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एट दी एंड मैं वही बात करूंगा दोबारा कि जब तक आप अपने डिफेंस और गोलकीपिंग डिपार्टमेंट पे काम नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। लीड आपने ली, उसके बाद हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए, फिर आपने उसको इक्वल किया, फिर उसके बाद जहां पे आपको थोड़ी डिफेंस और गोलकीपर की सपोर्ट चाहिए थी वो आपको मिली नहीं, जिसकी वजह से जो आपकी गोल एवरेज है या गोल स्कोर है फाइनल वो 5-2 पे फिनिश हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वही मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था कि हन्नान ने आपको एक अर्ली एडवांटेज दिला दिया था, उसके बाद 2 गोल पड़े और क्वार्टर 2 में गोल लाइन जो थी, वो स्कोर लाइन जो थी वो 2-2 से बराबर थी, बट उसके बाद वो 3 गोल करते हैं। तो समहाउ कहीं ना कहीं, जहां आपने डिफेंस की बात की, क्या हमारी फिटनेस भी उस लेवल की नहीं है? ऐसा लगता है प्लेयर एंड में जाके थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। देखिए, जो आपका यंग कॉम्बिनेशन है फॉरवर्ड लाइन का, वो किसी जगह पे भी नजर नहीं आया लेथार्जिक होते हुए। लेकिन आपकी डिफेंस और मिडफील्ड जो है वो एक टाइम पे आके वो एक खड़ी हो गई थी और उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से हॉलैंड ने आपकी पेनिट्रेट और ज्यादा सर्कल में पेनिट्रेशन शुरू कर दी थी। सेकेंडली, हम शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस के ऊपर एशियन टीमों से लेके यूरोपियन टीमों तक सेम वही काम कर रहे हैं। उसी में हमारा फ्लॉ है, उसी के अंदर डिफेंस में हम मार खा रहे हैं। और हॉलैंड ने भी शॉर्ट कॉर्नर पे गोल स्कोर किया। आपके गोलकीपर की भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इंटरनेशनल हॉकी में सर्वाइव करना है तो यंग गोलकीपर्स को 7 चांस दें। इन गोलकीपर्स को आप पिछले 2 साल से आजमा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करें और उस पूल को बढ़ाएं अपने गोलकीपर्स के, ताकि आपने अगर देखें, ये वो टाइम है, प्रो लीग से हमें कुछ भी हासिल नहीं होना। प्रो लीग से हमें एडवांटेज इस चीज का है कि हम वर्ल्ड बेस्ट टीम्स के साथ खेलेंगे। उसका फायदा हमें वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में होगा, जब हम क्वालिफाई के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलने आएंगे। लेकिन उसमें हमें ये एक्सपेरिमेंट करने हैं कि हमने अपनी अच्छी बेस्ट टीम ओलंपिक्स क्वालिफाई के राउंड आने से पहले, एशियन गेम्स आने से पहले बनानी है, और वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड से पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने किन प्लेयर्स के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर, जैसे अबू बकर, मुझे नहीं समझ आया कि अबू बकर को आपने टीम में क्यों लिया। 1 साल बाद वो वापस आया, आपने उसको टीम में ले लिया, उसकी जगह आप एक और प्लेयर अच्छा क्यों नहीं लेके गए, यंग प्लेयर जो जूनियर का करंट प्लेयर था। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारा जो हेड कोच है वो अभी तक उस सेम फॉर्मूले पे क्यों काम कर रहे हैं, वो किस चीज को डिले कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैचेस मिल रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, टीम कॉम्बिनेशन बनाएं और अपने कुछ एरिया जिनके ऊपर बार बार हर बंदा कह रहा है डिफेंस गोलकीपर, हाँ। और वो उनमें कोई भी चेंजेस और कोई भी तब्दीली करने को तैयार नहीं।
अच्छा, गोलकीपर का प्रॉब्लम जैसे आपने खुद भी आइडेंटिफाई किया कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है, तो इसको देखा नहीं जा रहा। पहले ताहिर जमान साहब जो है वो सिलेक्शन के ऊपर बहुत उनका एक ये बात भी आ रही थी कि बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो कोई इस पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। फिर हो क्या रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर समझौता ना किया होता ताहिर जमान ने तो या ताहिर भाई ने, तो फिर वो वापस टीम के साथ ना आते दोबारा। दिस इज माय पॉइंट। जो मसला बना था उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं किया, डिफेंस में उन्होंने चेंज नहीं किया, अबू बकर को उन्होंने टीम में ले लिया जो 1 साल बाद आया था। तो मेरे ख्याल से हेड कोच के लिए, अगर ताहिर जमान साहब देखें प्रोफेशनल कोच है, सीजन कोच है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आके वो क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप एक अच्छी टीम बनाने जा रहे हैं, आपको ऑल इन ऑल अथॉरिटी दी गई है, आप यंग प्लेयर्स बना रहे हैं, आप प्रोफेशनलिज्म को लेके जा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज मत करें। यही टाइम है कि आप एक अच्छी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपके पास फॉरवर्ड लाइन, बहुत देर के बाद अच्छी फॉरवर्ड लाइन आई है जो कि पेनिट्रेट कर रही है वर्ल्ड बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट। कोई आसान काम नहीं है पेनिट्रेशन करना, लेकिन आप जिन जगहों पे आपको सपोर्ट चाहिए उन जगहों पे आप अभी तक उन एरियाज में काम नहीं कर रहे और उन्हीं बंदों को ट्राई आउट कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट अब आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये बच्चों का कसूर नहीं है। यंग गोलकीपर आपके पास जो जूनियर के गोलकीपर हैं, आप उनको अटैच करें एक सीनियर गोलकीपर के साथ। जो भी आपने गोलकीपर फर्स्ट चॉइस में रखना है उसको इन्वेस्ट करें। आप डिफेंस के अंदर कोई चीजों को चेंज करें ताकि आपको फायदा हो। अगर आप इसी तरह चलेंगे तो ठीक है, सम टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जहां पे कोई डिसाइडेड गेम आएंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगला मैच फ्राइडे को अर्जेंटीना से है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अर्जेंटीना अगेंस्ट शॉर्ट कॉर्नर, अर्जेंटीना का शॉर्ट कॉर्नर बहुत अच्छा है, ठीक है, उस पर इनको वर्किंग करनी पड़ेगी। सेकेंडली, गोलकीपर्स को थोड़ा बूस्टअप करना पड़ेगा और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। स्पेशली अमाद बट को डिफेंस में अपना एटीट्यूड मजीद बेहतर करना चाहिए ताकि वो एक लीडर है और वो एज ए लीड करे टीम को जिस तरह उसको एज ए सीनियर उसकी जरूरत है टीम को। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को शॉर्ट कॉर्नर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना स्ट्रक्चर में खेलेगा, हम स्ट्रक्चर में नहीं खेलेंगे। हमारा वही एक एशियन स्टाइल है जो कि हम अटैकिंग हमारी पावर लाइन कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर ये डिफेंस को कॉम्पैक्ट रख के बैलेंस के साथ खेलेंगे और शॉर्ट कॉर्नर अवॉइड करेंगे तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बट अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए प्रो हॉकी लीग में मसला ही यही है कि जो गलतियां हम कर रहे हैं उससे हम सीख नहीं रहे। जब बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिला है तो उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। चलते चलते आखिर में, क्योंकि नेशनल गेम्स के हवाले से बात हो रही थी, तो अली हसन शाह हुसैन शाह जो मेडल्स की उसमें एक और मेडल लेने में कामयाब हो गए हैं, तो उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है अली हसन ने। आइए आपको वो दिखाते हैं। नेशनल गेम्स का जूडो इवेंट भारी जिसामत के एथलीट्स मुखालिफ को चारों शाने चित करने के लिए मैदान में उतरे। किसी ने सेकंडों में पिछाड़ा तो कोई देर तक जोरे बाजू दिखाता रहा। जूडो के इस खेल में मर्द हो या फिर खवातीन, हर किसी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। सबका एक ही मकसद था, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए गोल्ड मेडल जीतना। 100 से ज्यादा किलोग्राम कैटेगरी में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान आर्मी के शाह हुसैन शाह ने कमाल फन दिखाया। एक और गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। मेंस की दीगर वेट कैटेगरी में भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।